हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज की ये वीडियो सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में हो। एंड इट डजेंट मैटर आप किस प्रोग्राम में हो, आप प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो, टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। तो लेटेस्ट सिलेबस को समझने के बाद चलिए हम समझते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर टोटल 60 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक अथवा पार्ट आपको दिया जाता है, आपको कोई एक पार्ट ही अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने आंसर को या तो हिंदी या तो फिर इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो। किसी भी एक मीडियम के अंदर आपको अपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा अगर आपको DUSL से रिलेटेड जो भी अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको DUSL से रिलेटेड सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संचार होता क्या है, एंड ये बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, यानी कि व्यावसायिक संचार की प्रक्रिया क्या है, उसको समझाना है। एंड इसके साथ ही हमें ये भी समझाना है कि आखिर इस बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताना है। एंड लास्ट में हमसे ये भी पूछा गया है कि आखिर संचार प्रक्रिया में यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर फीडबैक का क्या रोल है, इसके बारे में बताना है। तो अब जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ एक कंप्लीट आंसर होने वाला है जो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे व्यावसायिक संचार के अर्थ के बारे में, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि जो व्यावसायिक संचार है, इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर बाहर जो भी सूचनाओं, विचारों और संदेशों का आदान प्रदान होता है, इसी को हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संचार, जिससे कि कामों के बीच में तालमेल बढ़िया बैठता है। एंड इससे हम अपने बिजनेस गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं ईजिली। एंड ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, ये एम्प्लॉयज़, मैनेजर और ग्राहकों और अन्य उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सीधा होता है कि जब किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर जब लोग आपस में बात करते हैं, ईमेल भेजते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मीटिंग करते हैं या फिर कोई भी मैसेज भेजते हैं ताकि काम जो है बिजनेस के अंदर सही तरीके से हो सके, तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि बिजनेस के लिए होने वाला जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को काम समझा रहा है तो ये भी क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये व्यावसायिक संचार यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये कैसे स्टार्ट होता है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। तो इस बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो है प्रेषक यानी कि सेंडर।
क्योंकि किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंडर से ही होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेंडर होता है ये वो पर्सन होता है जो कि इन्फॉर्मेशन भेजता है एंड जिसके पास कोई आइडिया या फिर इन्फॉर्मेशन होती है और वो उसको दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है, तो वो होता है सेंडर। और सेंडर किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंडर से ही होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडिया फॉर्मेशन, यानी कि विचारों का निर्माण। तो बेसिकली आइडिया फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अब जो सेंडर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को स्पष्ट रूप से तैयार करेगा, रेडी करेगा। क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आइडिया प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऑफिस के अंदर किसी से अपना कुछ काम करवाना चाहते हो, जैसे एक्सेल सीट मेंटेन करवाना चाहते हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपके पास जो थॉट्स है, जो आपके विचार है, कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ आखिर मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूँ सो दैट वो जो पर्सन है वो मेरा काम कर दे। तो ऐसे में आपको क्या करोगे, अपने आइडिया को एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म करोगे सो दैट जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव बनेगा। तो इसीलिए आइडिया फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है बेसिकली आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, या फिर साइन या फिर इमेजेस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो उसके लिए आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो सो दैट जो सामने वाला बंदा है वो उसको अच्छे से समझ पाए। तो इसीलिए इनकोडिंग का मतलब होता है आपने जो भी अपने विचार है उसको किसी चीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट किया सो दैट सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ सके। देन इसके बाद प्रोसेस का अगला स्टेप आता है माध्यम का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ चैनल। यानी कि जब भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करोगे, तो उसके अंदर आपको एक मीडियम का चयन करना होगा, चूज़ करना होगा, जिसके थ्रू आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाओगे। अब इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ईमेल को, फ़ोन को, पत्र को, या फिर कोई मीटिंग बुला सकते हो। तो इस तरीके के जो है ये आपके कुछ मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के मीडियम्स होते हैं। देन इसके बाद अगला स्टेप आता है मैसेज को रिसीव करना। देन जैसे ही सेंडर कोई भी मैसेज भेजता है तो जो सामने वाला पर्सन है, जो रिसीवर है, वो उसको रिसीव करेगा। एंड ये जो रिसीविंग प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर रिसीवर ने सही तरीके से मैसेज को रीड नहीं किया, समझा नहीं, देखा नहीं, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन होगा वो अधूरा रह जाएगा। देन इसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि सेंडर ने कोई भी मैसेज भेजा तो अब जो रिसीवर होगा, यानी कि जो उसको प्राप्त करता होगा, तो वो उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग समझेगा, तो उसका अर्थ निकालेगा। तो जब किसी भी मैसेज को समझा जाता है रिसीवर के द्वारा, तो इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग, यानी कि मैसेज को समझना अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये सारे के सारे स्टेप समझा दिए। अब आप इसको आप अपने फॉर्म में समझोगे, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझोगे कि हाँ, सर ने बताया था कि सबसे पहले सेंडर, जो कि किसी भी मैसेज का सोर्स होता है, वहीं सारे मैसेजेस को भेजता है। तो वो अपने मैसेज को भेजने के लिए पहले वो अपना आइडिया फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अपने आइडिया को फॉर्म करेगा। देन उसके बाद इनकोडिंग होगी, यानी कि वो अपने आइडिया को, अपने मैसेजेस को किसी सिंबल, वर्ड्स या फिर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा सो दैट जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव बनेगा। देन उसके बाद जो सेंडर होगा वो एक मीडियम का सिलेक्शन करेगा जिसके थ्रू वो अपने मैसेज को भेजेगा। देन उसके बाद जो मैसेज होगा वो रिसीवर के पास रिसीव होगा। एंड देन उसके बाद जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को समझेगा अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग मैसेज को समझना ही क्या है, डिकोडिंग है। तो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर डिकोडिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो होता है फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया। देखिए, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिसीवर का रिस्पॉन्स, यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है उसका मतलब होता है कि जब भी किसी सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और उसके बाद रिसीवर ने उसको समझ लिया, तो उसके बाद वो क्या फीडबैक दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वही होता है फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये पूरा लेसन पढ़ा दिया, आपको मैंने ये पूरी वीडियो करा दी, उसके बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, अब आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताओगे। तो ये क्या है, आपका फीडबैक है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन कौन से टॉपिक समझ में आए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे सेंडर को या फिर सामने वाले पर्सन को ये समझ में आता है कि भाई उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सामने वालों को समझ में आई है या नहीं। तो इसीलिए मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आया है या नहीं, तो आप फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट में। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस किसी भी कम्युनिकेशन का। तो ये कम्युनिकेशन के मेन स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं फीडबैक के इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में। तो फीडबैक की फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये संदेश की समझ को सुनिश्चित करता है, यानी कि फीडबैक ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज है वो समझ में आया है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि फीडबैक के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो रिसीवर है उसको मैसेज समझ में आया है या नहीं। तो इसीलिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसकी अगले इंपॉर्टेंस है कि ये संचार को द्विपक्षीय बनाता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन को 2 वे बनाता है। तो मैं आपको बता दूं जो फीडबैक होता है वो कम्युनिकेशन को 1 वे की बजाय 2 वे बनाता है। देखिए रिलेशनशिप हो या फिर कम्युनिकेशन हो, 1 वे होगी तो वो हमेशा लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को 2 वे होना ज़रूरी है, तभी जाके वो लॉन्ग टर्म तक टिकती है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर भी फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को 2 वे प्रोसेस बनाता है। देन इसके अगले इंपॉर्टेंस है कि ये जो फीडबैक होता है ये त्रुटियों को सुधारने में मदद करता है, यानी कि ये एरर की करेक्टिंग में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गलती या फिर गलत फहमी होती है तो फीडबैक के थ्रू हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। क्योंकि फीडबैक के थ्रू सामने वाला हमें ये बता सकता है कि क्या गलती हुई है या फिर क्या उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ऐसे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो गलती है उसको हम सुधार सकते हैं। तो इसीलिए सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि क्या गलती हुई है। सीधा रूठ जाना सही नहीं है, क्योंकि उसको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि भाई उससे गलती क्या हुई है, तभी तो वो अपने आप को सुधारेगा। तो ऐसे में फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके कम्युनिकेशन बेटर बनती है। देन इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये सहभागिता को बढ़ाता है, यानी कि ये पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो फीडबैक है ये लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि वो भी अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो इससे सभी का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये जो फीडबैक है ये भविष्य के संचार को बेहतर बनाता है, यानी कि जो फ्यूचर में हम कम्युनिकेशन करेंगे आगे तो उसको ये इम्प्रूव करता है। तो मैं आपको बता दूं कि फीडबैक से सीखकर जो प्रेक्षक होता है, यानी कि जो सेंडर होता है, वो अपने आने वाले संदेशों को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता है आगे फ्यूचर में। तो ये सभी थे फीडबैक के इंपॉर्टेंस जो कि मैंने अभी आपको बताए, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक संचार के महत्व के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, कि आखिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन से बिजनेस के अंदर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन से अलग अलग डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में तालमेल इस्टेब्लिश होता है, जिससे काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और इफेक्टिव बनता है। तो उसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये निर्णय लेने में आसानी मदद करता है, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर सही और क्लियर तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऐसे में जो मैनेजर होगा वो भी सही डिसीजन ले पाएगा। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये कर्मचारियों को प्रेरित करता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कम्युनिकेशन कर्मचारियों को, यानी कि एम्प्लॉयज़ के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें बेटर तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसीलिए बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए अब बात करते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, ट्रेड के अंदर अगर अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है तो इससे जो गलतफहमी होती है वो कम होती है और इससे जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और इफेक्टिवली होता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये ग्राहक संबंधों को मजबूत करता है, यानी कि ये कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो इससे कस्टमर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन उसके विश्वास को बढ़ाता है, देन वो आपके साथ लंबे समय तक काम कर सकता है। तो इसके बाद इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये संघर्षों को कम करता है, यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो कन्फ्लिक्ट को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर स्पष्ट और सही जानकारी मिलती है तो इससे में जो विवाद होते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सभी मैंने आपको बताया एक बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस कि आखिर बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। एंड आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभावी व्यावसायिक संचार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ये बढ़ाता है इसे। और उसके साथ ही जो फीडबैक होता है वो संचार को यानी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव, क्लियर और टू वे बना देता है, जिससे कि जो हम अपने गोल्स हैं उसको ईजिली अचीव कर पाते हैं। तो ये था इसका आंसर एंड आई होप अब आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो बेसिकली पूछा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक संचार के अंदर क्या अंतर है। एंड आखिर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या गुण है, उसके बारे में भी हमें बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक संचार के बारे में, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्पष्ट नियम और संरचना होती है जिसका वो पालन करते हैं। तो इसीलिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, व्यवस्थित वे में होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अनौपचारिक संचार की बात करें यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कोई भी स्पष्ट नियम नहीं होते हैं और इसीलिए ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो औपचारिक संचार होता है यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये पहले से ही सोच समझकर और एक प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यानी कि अनौपचारिक संचार होता है ये बिना किसी प्लानिंग के अचानक भी किया जा सकता है। देखिए, औपचारिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम ऑफिस में, बिजनेस में अपना यूज़ करते हैं फॉर्मली, और जो अनौपचारिक होता है उसको हम डेली लाइफ में आम बोलचाल की भाषा के कह सकते हैं। तो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसके लिए हमें कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है। तो इसके बाद अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्क को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, क्योंकि ये काम से संबंधित सभी जानकारियाँ देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अनौपचारिक संचार की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये आपसी संबंधों को और आपसी बातचीत को बेहतर बनाता है, ये बढ़ावा देता है। एंड अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका हमें लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि ये भविष्य में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। लाइक कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर कोई रिकॉर्ड हो गया, तो ये फॉर्मली कम्युनिकेशन के एक कह सकते हैं सोर्स है जो कि फ्यूचर में भी किसी भी डिस्प्यूट में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में काम आते हैं।
लेकिन वही दूसरी ओर जो अनौपचारिक संचार होता है, यानी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। ये तो हम अपना आम बोलचाल की भाषा में हमने बात कर ली, तो वो इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो जो औपचारिक संचार होता है, इसके अंदर औपचारिक और पेशेवर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अनौपचारिक होता है, उसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल, ईजी और नेचुरल और मित्रतापूर्वक यानी कि फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये सभी वो डिफरेंसेस थे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर अनौपचारिक संचार यानी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये जो है एक फास्ट कम्युनिकेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अनौपचारिक संचार होता है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती है और इससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। एंड इसका अगला एडवांटेज है कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। क्योंकि अगर हम हर टाइम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मली बात करते रहेंगे तो ऐसे में जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप को सही मेंटेन करने के लिए हमें पूरी तरीके से फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को समझने में और उसको मजबूत बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जो अगली इंपॉर्टेंस है या फिर अगली एडवांटेज है, वो ये है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा सरल होती है और सामान्य होती है, कॉमन होती है, जिसे हर कोई ईजिली समझ सकता है। तो इसके बाद इसका जो अगला एडवांटेज है वो ये है कि ये तनाव को कम करता है, यानी कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। क्योंकि जब हम इनफॉर्मली किसी से भी बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी एजिटेशन या फिर घबराहट सी नहीं होती है। हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली वे में बात कर सकते हैं, तो इससे हमारे ऊपर कोई भी स्ट्रेस या फिर तनाव नहीं रहता एंड इससे एक बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट बनता है। देन इसकी अगली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके अंदर हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम तुरंत ही अपने विचारों को और अपने फीडबैक को दे सकते हैं, जिससे कि जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। तो ये सभी मैंने आपको बताए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। सो आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि अनौपचारिक संचार के दोषों के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये गलत जानकारी का खतरा होता है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो हम आम बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के फैलने का खतरा भी होता है। तो इसके अंदर जो अफवाहें होती है और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है वो तेज़ी से फैल सकती है, जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे ही फ्रेंडली वे में किसी के बारे में कुछ कह दिया, तो ऐसे में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत तेज़ी से फैल सकती है इनफॉर्मली। एंड ये ट्रस्ट इश्यूज़ और कन्फ्यूज़न को भी क्रिएट कर सकता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या फिर किसी भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसीलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के फैलने का भी रिस्क होता है। देन इसके बाद जो इसकी अगली डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर विश्वसनीयता की कमी होती है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होता, तो जिसकी वजह से इसके अंदर इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने किसी के बारे में कोई बात कही, तो अब वो पूरी तरीके से सच हो ये भी हम नहीं कह सकते, तो ऐसे में इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना भी मुश्किल होता है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल की कमी होती है और इससे गलतफहमियां भी फैल सकती है, और इसके अलावा ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये सभी थे इसके डिसएडवांटेजेस जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, एंड आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इसका आंसर भी यहाँ पर होता है खत्म। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स हैं इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो आप इंग्लिश
मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, लेट सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर, यानी कि संचार के अंदर जो बाधाएं आती है उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं यानी कि संचार करते हैं तो उस केस में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जो कि कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एंड हम उन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक प्रस्तावना लिखेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने ओपिनियन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं। बट कई बार इस प्रक्रिया के अंदर बहुत से ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जो कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से नहीं होने देते हैं, और इन्हीं रुकावटों को, इन्हीं बैरियर्स को कहते हैं संचार की बाधाएं यानी कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो बैरियर्स होते हैं, ये जो बाधाएं होती हैं, ये संचार को, संदेश को स्पष्ट रूप से समझने में रोकते हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे कि गलतफहमी, त्रुटियां और संचार की विफलताएं हो सकती हैं। तो अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशंस को और अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं। बट समटाइम्स कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जो कि इस कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इन्हीं बैरियर्स को हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो चलिए इन्हीं बाधाओं को और इनके उपायों को समझते हैं एक एक करके। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक बाधाओं के बारे में यानी कि फिजिकल बैरियर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल बैरियर्स वो बाधाएं होती हैं, वो बैरियर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट या फिर आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं, एंड ये कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे कि जो संदेश होता है वो स्पष्ट रूप से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जाम्पल शोर हो गया, जैसे मशीनों की आवाज़ या फिर ट्रैफिक या फिर तेज़ बात करना, तो ऐसे में ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम किसी से फ़ोन पर कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो या फिर ख़राब स्पीकर है तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और इसके अलावा और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि इन्हीं फिजिकल बैरियर्स की वजह से जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरी बाधा के बारे में जो कि है भाषिक बाधा है यानी कि लैंग्वेज बैरियर के बारे में।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज बैरियर है यानी कि भाषिक बाधाएं हैं, ये तब क्रिएट होती है जब मैसेज के अंदर इन प्रॉपर वर्ड्स का या फिर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। तो ऐसे में ये लैंग्वेज बैरियर भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर सेंडर ज़्यादा ही कठिन और तकनीकी शब्दों का यूज़ करेगा तो ऐसे में रिसीवर को समझ में ही नहीं आएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनकी अलग मीनिंग भी हो सकती है, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर भ्रम की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि इससे संदेश यानी जो मैसेज होता है उसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, जिससे कि गलत डिसीजन या फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकती है। एंड अगर हम बात करें कि आखिर इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं या फिर हम उससे फीडबैक मांग सकते हैं कि भाई आपको ये बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम ये जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, इसको दूर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आई होप अब आपको ये लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषिक बाधाएं भी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके सामाजिक मानसिक बाधाओं के बारे में, यानी कि सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सामाजिक मानसिक बाधाएं होती है, ये पर्सन की सोच, उसकी फीलिंग, उसके अप्रोचेस और उसके मेंटल स्थिति से संबंधित होती है। और ये बैरियर्स कम्युनिकेशन को डीपली इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सीधे व्यक्ति के बिहेवियर से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है या फिर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है, तो ऐसे में जो सामने वाला पर्सन है वो भी उसकी बात को अच्छे से नहीं समझेगा, नहीं जानेगा। तो ऐसे में कम्युनिकेशन के अंदर ये एक बैरियर की तरह काम करता है। या फिर अगर कोई पर्सन घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो वो वैसे ही इस मैसेज को नहीं समझ पाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर वहीं सुनते या फिर समझते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और बाकी चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो सामने वाला सेंडर है वो कुछ भी बोलता जाए, वो उसको समझेगा ही नहीं। तो ये भी कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर की तरह क्रिएट होता है। एंड इसके अलावा अगर किसी पर्सन की किसी विषय पर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको सुनेगा ही नहीं। तो ये भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। तो ये सभी थे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए इसके बाद समझते हैं कि आखिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन बाधाओं की वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है और इससे जो संचार होता है वो प्रभावित हो सकता है और इससे जो कार्य होते हैं उसके अंदर बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके चौथे बैरियर के बारे में, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो बैरियर्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, उसके नियमों को लेकर, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर। तो इनकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कठोर नियम है, जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे फ्रीली एंड अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप दूसरों से एंड अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाओगे। तो ऐसे में वहाँ पर आपको क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करने से रोकता है। एंड इसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्ट होता है एंड जिससे कम्युनिकेशन जो होता है वो धीमा, अस्पष्ट और कम प्रभावी बन जाता है। तो ये थे सारे के सारे वो बैरियर्स जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं और आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभावी संचार होता है उसके लिए संचार के अलग अलग बाधाओं को समझना, उसको पहचानना और उन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। और स्पष्ट भाषा, उपयुक्त माध्यम और सकारात्मक दृष्टिकोण, एक फीडबैक के साथ ये सारी चीज़ें संचार को काफ़ी ज़्यादा सफल बनाती है, स्पष्ट बनाती है और इफ़ेक्टिव बनाती है। तो इस तरीके से ये आंसर भी यहाँ पर होता है फिनिश। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, जिसके अंदर बेसिकली आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। वहाँ पर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसका विश्लेषण करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप हाल ही में जो क्रिसेंट फाइनेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके अंदर आपको एक मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि जो HR की जॉब होती है, आप HR मैनेजर हो एंड आप देखते हो कि वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है, जो सेल्स एम्प्लॉय है, उनका मनोबल बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है। तो आपको उनके कारणों का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट को तैयार करना है एंड आपको ये भी बताना है कि आप कौन कौन से वो उपाय कर सकते हो जिससे उनका मनोबल वापस से बिल्ड हो सके। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे रिपोर्ट, उसके बाद हम डालेंगे सब्जेक्ट यानी कि हमारा विषय क्या है। तो विषय के अंदर हम लिखेंगे कि सेल्स कर्मचारियों के कम मनोबल का विश्लेषण और सुधार के लिए सुझाव, ये हमारा होगा विषय।
इसके बाद हम डालेंगे प्रेक्षक, जिसमें हम बताएंगे कि हमारी पोस्ट कौन सी है, तो हमारी HR की पोस्ट है। इसके बाद हम डालेंगे कंपनी का नाम और उसके बाद हम डेट लिखेंगे और इसके बाद हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हाल ही में मैं मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है आपने, और इसके अलावा जब आपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ का ऑब्जर्वेशन किया तो आपने ये पाया कि यहाँ पर जितने भी सेल्स कर्मचारी हैं उनका मनोबल बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, तो उसी के लिए आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताओगे। इसके बाद आप समस्या का विश्लेषण करोगे, यानी कि जो आप ये बताओगे कि कर्मचारियों के जो व्यवहार है, उनकी जो उपस्थिति है और जो कार्य प्रदर्शन है उसका आपने अध्ययन किया और जिससे आपको क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में आप यहाँ पर बताओगे। उसके बाद आप बताओगे कि आखिर ये कम मनोबल होने के पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में आप बताओगे, जिसके अंदर आप बताओगे कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनको बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं एंड उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगला रीज़न आप बताओगे कि प्रोत्साहन और मानवता की कमी है, यहाँ पर मान्यता की कमी है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। इसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कि ग्रोथ करने की, तो ये सभी वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कर्मचारी का जो मनोबल होता है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा पुअर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी एम्प्लॉय के मनोबल के डाउन होने का। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे रीज़न अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके बाद आपको देना होता है कुछ सुझाव, यानी कि रिकमेंडेशंस, कि आखिर वो आप कौन से उपाय करोगे जिसके थ्रू इनका मनोबल वापस से बिल्ड हो सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हो, इसके अलावा उनको रिवॉर्ड दे सकते हो, तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो इसके अलावा बोनस वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिसके थ्रू उनका मनोबल वापस से रिबिल्ड होगा। इसके अलावा आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हो जिससे कि उनको नए नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे एंड वो अपने काम में भी इसको अप्लाई कर सकेंगे, तो इससे कि उनकी क्या होगी, उनकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा आप बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे कि वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें फ्रीली। तो इसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट के, आप जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव बना सकते हो, तो जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बिल्कुल इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिव वर्क करें। इसके अलावा आप पॉलिसीज़ में चेंजेस कर सकते हो, उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हो, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अच्छे से आपके साथ जुड़ के काम कर सके लंबे समय तक। तो ये सारे आप रिकमेंडेशंस दे सकते हो अपने आंसर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखनी होती है एंड देन लास्ट में आपको लिखना होता है एक कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सेल्स कर्मचारियों का कम मनोबल कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए उचित प्रबंधन करना, उनको मोटिवेट करना, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना और इसके अलावा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्याओं के समाधान इसके थ्रू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछा जाता है वार्षिक रिपोर्ट के ऊपर, यानी कि एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, कि आखिर ये होती क्या है और इसके क्या क्या पर्पस होते हैं, इसको बनाने के क्या पर्पस हैं, इसके बारे में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर ये वार्षिक रिपोर्ट होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनुअल रिपोर्ट यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे कोई भी कंपनी एक वर्ष में एक बार तैयार करती है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर पूरे वर्ष का दौरान जो भी कंपनी के द्वारा कार्य किए गए हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इसके अलावा कंपनी की जो वर्तमान स्थिति है और भविष्य की जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, इन सब की इन्फॉर्मेशन इसी फाइल के अंदर होती है। और इस रिपोर्ट को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि निवेशकों को, शेयर धारकों को और कर्मचारियों को और सरकार को कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसीलिए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है हर साल। अब बात करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट बनाने के आखिर क्या उद्देश्य हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट बनाई जाती है, इसका मेन पर्पस यही होता है कि कंपनी के कार्य और जो वित्तीय स्थिति है उसको स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रेजेंट करना। और जब कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज़ और जो वित्तीय जानकारी होती है उसको सभी हितधाताओं के साथ शेयर करती है, तो इससे उनका विश्वास बढ़ता है और वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसके बाद इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है, जो अगला उद्देश्य है, वो है प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यानी कि जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए भी इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है।
तो मैं आपको बता दूं कि इस एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, और इससे ये बताया जाता है कि कंपनी अपने लक्ष्य कितने समय में पूरा कर लेगी, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगी, और उसको कितना लाभ होगा, कितने क्षेत्रों में उसका सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस रिपोर्ट के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को। इसके अलावा इसका अगला ऑब्जेक्टिव है निर्णय लेने में सहायता, यानी कि ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है इसके थ्रू हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है यानी कि वार्षिक रिपोर्ट होती है, ये निवेशकों, शेयर धारकों और प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में मदद करती है, और इसी के आधार पर जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें कंपनी में अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ को देखकर ही जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं रिपोर्ट को पढ़ते हैं, देन वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इसका अगला ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका अगला उद्देश्य है मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है यानी कि वार्षिक रिपोर्ट होती है, ये कंपनी की सकारात्मक छवि को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर कंपनी की उपलब्धियों के बारे में, उसके सामाजिक दायित्व के बारे में, और भी बहुत सारी प्लानिंग्स और जो फ्यूचर प्लान्स है उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ये लोगों के बीच में कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है। एंड जितनी अच्छी इमेज लोगों के बीच में कंपनी की बनेगी तो लोग भी उसी कंपनी में उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये लोगों के बीच में अपनी एक इमेज को क्रिएट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ये रिपोर्ट। तो ये सभी थे वो मेन ऑब्जेक्टिव एनुअल रिपोर्ट बनाने के, एंड आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ये ग्रंथ सूची कैसे तैयार की जाती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने 12th क्लास में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए होंगे, अपना रिसर्च कार्य किया होगा, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के एंड में या फिर स्टार्टिंग में एक नोट डाउन करके लिखते हो बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची, कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो इसको बनाने में आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ किया है उसके बारे में आप लिखते हो। तो इसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची। तो चलिए आंसर में सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि ग्रंथ सूची बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट, शोध कार्य या फिर पुस्तक को तैयार करते समय जो भी सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। और इसके अंदर बेसिकली पुस्तकों, लेखों, पत्रकारों और इसके अलावा जो शोध पत्र होते हैं, इसके अलावा जो वेबसाइट होती है जहाँ से हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो वेबसाइट का यूज़ किया है, तो इन सभी चीज़ों के नाम हम उसके अंदर शामिल करते हैं। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि अभी हमने जो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंटेंट बनाया है तो उसकी जानकारी हमने कहाँ से ली है। तो इसके लिए ये बनाया जाता है और इससे कार्य की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्रंथ सूची तैयार करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम स्रोतों का संग्रहण करते हैं यानी कि कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, यानी कि हम जितने भी सोर्सेज का हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन सभी सोर्सों को एकत्र किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है जिनसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। और इसके अंदर हम पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएं, शोध पत्र और इंटरनेट वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हमने जिन भी सोर्सेज का यूज़ किया है तो उसके अंदर हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि राइटर का नाम क्या था, पुस्तक का नाम क्या था, इसके अलावा कौन सी ईयर में वो प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताते हैं। इसके बाद फिर हम करेक्ट फॉर्मेट को चुनते हैं कि हमें अपने बिब्लियोग्राफी के अंदर, ग्रंथ सूची के अंदर कौन सा फॉर्मेट का यूज़ करना है। देन उसके बाद हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ग्रंथ सूची है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर होता है ख़त्म। तो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन।
इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको मिलने वाला है लेटेस्ट सिलेबस देन एग्ज़ाम पैटर्न। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ये वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आप अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है हमारी PDF ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।